मंत्री अनिल विज ने गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में अंबाला के पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, हरियाणा की खेल नीति का दूसरे राज्य कर रहे हैं अनुसरण। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 3 से 10 नवंबर तक चलने वाले प्रथम दिवाली उत्सव का पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया शुभारंभ। 250 से अधिक स्टॉलों पर मिलेगी दिवाली से संबंधित सामग्री। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट। पिछले वर्ष से पराली जलाने के मामलों में 38% आई कमी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल अभियान को मिल रही है गति। प्रदेश में लोग स्वदेशी उत्पादों की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला छावनी के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में गोवा में जारी राष्ट्रीय खेलों में जिम्नास्टिक के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर 37वीं नेशनल गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को सकारात्मक बनाए रखने और उन्हें नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए खेल सबसे अच्छा माध्यम है। अंबाला के योगेश्वर सिंह ने 3 स्वर्ण पदक व 2 कांस्य पदक तथा साहिल यादव व रोहित कुमार ने एक कांस्य पदक जीतकर अंबाला का नाम पूरे देश में रोशन किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसके साथ साथ नौकरी दिए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आज जब भी कोई खिलाड़ी कहीं पदक जीतता है तो उसके पास सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन आता है। केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। आज खिलाड़ियों को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका परिणाम है कि देश और प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक के सबसे अधिक मेडल जीत रहे हैं। हमने उस खेल नीति में वो शामिल किए और आज हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरी प्रदेशें भी हरियाणा की खेल नीति लेकर जा रही हैं। मैंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को मैंने 6 करोड़ रुपया घोषित किया था। 6 करोड़। कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम का जब कोई मेडल हासिल करता है तो मुबारकबाद का सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री जी का आता है। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले मुबारकबाद दी। उम्मीद करता हूं कि अंबाला छावनी का मेरा एक सपना है कि अंबाला छावनी में ओलंपिक से गोल्ड आए। मेरा सपना है जो हम कर सकते होंगे हम करेंगे। हमारी सरकार एक कदम भी पीछे नहीं रहेगी, आपके साथ है। मेहनत करिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इनका पूरा लाभ उठाइए। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 3 से 10 नवंबर तक चलने वाले प्रथम दिवाली उत्सव का कल शाम रंगारंग आगाज हुआ। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर इसका प्रारंभ किया। इस अवसर पर मेले की चौपाल पर हरियाणवी कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मेला दर्शकों का दिल जीत लिया। मेले के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेले का समापन करेंगे और उस दिन दीप उत्सव भी मनाया जाएगा। उत्सव में आने वाले पर्यटक 250 से ज़्यादा स्टॉलों पर दिवाली के त्यौहार से संबंधित सामग्री की खरीदारी का आनंद ले सकेंगे और हर रोज़ मेले की चौपाल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। दिवाली उत्सव में आने वाले पर्यटकों के लिए 30 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है, जबकि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि इससे पहले सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। मुख्यमंत्री के आदेश पर इस मेले का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और आगे भी ऐसे मेले का आयोजन पर विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में ऐसे बहुत से हस्तशिल्पी और कलाकार शिरकत करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उन सभी को मौका देने के लिए हमने दिवाली मेले का शुभारंभ किया है
ताकि सभी कलाकारों और शिल्पियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस मेले ने देश में नहीं पूरी दुनिया में एक ख्याति प्राप्त की है और पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान बन चुकी है। दीपावली के अवसर पर हम एक दीपोत्सव के नाम से एक यहाँ पे शुरुआत करें। मैं इसकी सफलता की पूरी कामना करता हूँ। जो लोग अपना प्रोडक्ट लेके यहाँ आना चाहते हैं ना ही उन सब लोगों को मौका दे सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ अपना प्रोडक्ट की प्रस्तुति करना या उसको सेल करना चाहते हैं या कलाकार यहाँ अपनी कला की प्रस्तुति देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक मेले की और जैसे आज शुरुआत की और आने वाले टाइम में हमारा विचार है एक और शुरू करने की, तो मैं समझता हूँ काफी लोगों को हम अवसर देने में सफल होंगे कि उनको अवसर मिलेगा और वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दे सके। वहीं मेले में दिवाली उत्सव से संबंधित अपने उत्पाद लेकर आई महिला स्टॉल संचालकों ने हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा शुरू किए गए दिवाली उत्सव मेले को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दी। तो ये मेरा जयपुर में काम है एंड यहाँ पे इसमें 25 मेरे पास कारीगर हैं जो मेन काम करते हैं। बाकी मेरी अंदर फैक्ट्री में जो वर्कर्स है मोर 15 मोर है, तो अराउंड 50-60 लोग आराम से करते हैं ये काम। बच्चों के लिए देखो अच्छे कलर्स है ना, ब्राइट कलर्स है, तो बच्चों को एक तो कंफर्ट हो जाएगा, सुंदर कपड़े भी हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ मेटल्स के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया है हमने। कुछ प्योर ब्रास में है, कुछ मेटल में है। बार बहुत ज़्यादा आपको डेकोरेशन का मिलेगा, दिवाली का सबके पास मिलेगा, हमारे पास ही नहीं। बार वालों को कहेंगे कि आप आइए और एक ही जगह पे सब चीज़ आपको मिलेंगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ से कल एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एम कुट्टी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर सतर्क है और धान की पराली जलाने के मामले को लेकर कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 2023 में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी आई। डॉक्टर कुट्टी ने पिछले वर्ष की तुलना में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 60% से अधिक की कमी हासिल करने के लिए करनाल और कैथल के उपायुक्तों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेतों में पराली जलाने को नियंत्रित करने के हरियाणा ने बेहतर कार्य किया है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कड़ी निगरानी और कड़े उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा एक्स C2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ 2023 योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य बायोमास आधारित परियोजनाओं के लिए धान के भूसे की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव ने बताया कि हरेसक द्वारा जलने की घटनाओं का सही समय पर रिपोर्टिंग और जिला ब्लॉक स्तरीय परिवर्तन टीमों और उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सरकार खेतों में आग लगाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक 939 चालान किए गए हैं और 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए पराली की गांठ के लिए परिवहन शुल्क दिया जा रहा है। राज्य सरकार उद्योगों के पास बायोमास का उत्पादन करने वाले गांवों के समूहों की पहचान करके धान के भूसे के औद्योगिक उपयोग पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए वोकल फॉर लोकल अभियान का असर दीपावली और अन्य त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। अब लोग देश में निर्मित वस्तुओं को बड़े उत्साह से खरीद रहे हैं। कैथल ज़िले में लोग रंग बिरंगे आकर्षक मिट्टी के दिए, देवी देवताओं की मूर्तियां, खिलौने और अन्य वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कारीगरों ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी सामान खरीदने के आह्वान के बाद लोग अब स्वदेशी वस्तुएं ज़्यादा खरीदने लगे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। पहले लोग चाइनीज माल लेते थे, हमारा मिट्टी का सामान नहीं लेते थे। अब हमारा मिट्टी का सामान बिकने लग गया है। फैंसी दिए वगैरह, हथड़ी वगैरह बहुत सी आइटम नई नई है जिसे लोग देखते हैं, ये चीज़ें खरीदते हैं। चाइनीज माल बहुत ज़्यादा कम कर दिया लोगों ने लेना। अब मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें लेने लग गए हैं लोग। इसे देखो, लोग चाइनीज माल लेते थे, अब लोगों को बहुत अच्छा लगने लग गया मिट्टी का सामान। यहाँ पर आकर मिट्टी के सामान की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी उनकी। मिट्टी का सामान यूज़ करो, और अब लोग मिट्टी का सामान ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मतलब मिट्टी के सामान को बढ़ावा दो, चाइनीज सामान मत खरीदो, क्योंकि
स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा तो इसको हमें ही फायदा होएगा। ठीक है, तो अब मिट्टी का सामान बहुत ज़्यादा बिकने लग चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मिट्टी का सामान यूज़ करो, हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं कैथल के स्थानीय नागरिकों ने कहा कि हमें अधिक से अधिक स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए ताकि देश का पैसा देश के विकास में ही लगे। हमारे देश में बन रहे उत्पाद विदेशी उत्पादों से कहीं बेहतर हैं। हम प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ देश में ही निर्मित उत्पाद खरीद रहे हैं। अभी ये चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लोग पुराने मिट्टी के जो भी बर्तन हैं या उनकी मूर्तियाँ हैं या जो भी मिट्टी का जो बनाते हैं वो सारा यूजफुल है और आयुर्वेदिक है। लोगों को इसके बारे में जानकारी और होनी चाहिए और इसके तरफ रुझाव ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये जो बहुत अच्छी तरह यूज किया जाए। तेल का दीवा जला, उससे क्या है कि एक वातावरण शुद्ध होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने दोबारा से मेरे देश में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनका जो काम बिल्कुल ही खत्म हो गया था, वो आज मतलब उनके मतलब से बड़े ही प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन भाइयों को रोजगार मिला है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने किया, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने अध्यक्षता की। इसमें रोहतक सोनीपत जोन और झज्जर फरीदाबाद जोन के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के करीब 800 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि संस्कृति साहित्य के इस महोत्सव में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नूतन प्रावधानों के तहत समग्र शिक्षा ग्रहण कर अपने व्यक्तित्व विकास का रास्ता प्रशस्त करना होगा। उन्होंने हरियाणा के युवाओं की प्रतिभा की सराहना की। आज की तारीख में वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है। इस उम्मीद के साथ कि अगले 1-2 साल में MDU का नाम इन दी NAAC gradings first it should be in the top 50 and then in the top 25, and I'm sure under the able leadership and guidance of your very dynamic Vice Chancellor and his team, we are very sure कि हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी पहली बार टॉप 25 में आएगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ काम करने की नई योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली इस योजना के लिए इसी बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। आप लोगों की बढ़ते कदम को देखते हुए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम को देखते हुए, आज अगर कोई तरजीह दी जाती है आपके विश्वविद्यालय को, मैं उसका श्रेय जो है यहाँ के विद्यार्थियों को देता हूँ, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। यहाँ के शिक्षकों को देता हूँ कि जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पिछले कई सालों से लगातार ये विश्वविद्यालय जो है वो तरक्की कर रहा है। और आज ये स्थिति है कि देश में लगभग 1100 प्लस विश्वविद्यालय हैं आज, और मैं हरियाणा की बात करूं, उन 1100 विश्वविद्यालय में हरियाणा में भी चमन विश्वविद्यालय है। सिक्किम में बादल फटने के दौरान लापता हुए सेना के जवान युधिष्ठिर का पार्थिव शरीर कल जिला पलवल में उनके पैतृक गांव खांबी पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय घोष की और शहीद युधिष्ठिर अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक दीपक मंगला, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, भाजपा नेता टिपर चंद भी मौजूद थे। शहीद के परिजनों ने कहा कि उन्हें शहीद युधिष्ठिर की शहादत पर गर्व है। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में 3 अक्टूबर की देर रात बादल फटने से वहां मौजूद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण सेना के शिविर में 20 फीट से अधिक पानी आ गया, जिसमें सेना के वाहनों सहित 23 जवानों के अलावा स्थानीय लोग बाढ़ के पानी में बहकर लापता हो गए। लापता जवानों में खंबी गांव निवासी युधिष्ठिर भी शामिल था,
जो सेना की बटालियन 420 FD में मेडिकल वाहन पर बतौर ड्राइवर तैनात थे। श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को जो इनके जाने से जो क्षति हुई है उसका भरपाई करने की शक्ति दें और जिस तरह से देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो शहीदों का सम्मान सरकार कर रही है उस सम्मान के तहत जो भी प्रदेश सरकार और का जो भी जो सम्मान होगा वो इस शहीद को दिया जाएगा। आज हमारे खामी गांव का एक वीर सपूत शहीद हुआ है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, ये हमारे देश के लिए जो उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, ये गौरव की बात है। मैं धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। मैं ऐसे वीर सपूत को और ऐसे वीर सपूत के परिवार को, बस्ती माता को सैल्यूट करता हूँ। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी युधिष्ठिर की मौत पर गहरा दुख जताया। 20 से भी ज़्यादा सैनिकों की इस तरीके से इस घटना चक्र में मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो देश के लिए शहीद होने का हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। ये हमारे इलाके का सौभाग्य है कि युधिष्ठिर जैसे वीर सैनिक अमर शहीद हमारे इलाके में पैदा हुए हैं और आज उनकी अंतिम विदाई में तमाम हमारा इलाका छत्तीस बिरादरी के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हरियाणा कन्या बटालियन NCC द्वारा भारत स्काउट एवं गाइड हॉस्टल अंबाला कैंट में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर जिलों के 20 संस्थानों के लगभग 250 NCC कैडेट्स भाग ले रहे हैं। NCC के GCI शिवानी और लेफ्टिनेंट रेणु शर्मा ने बताया कि इस शिविर में कैडेट्स शारीरिक प्रशिक्षण, राइफल प्रशिक्षण, बाधा प्रशिक्षण सहित अनेक क्रियाओं में भाग लेंगे। इस कैंप का उद्देश्य कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही में उन्हें काम के प्रति निर्णय लेने की समझ विकसित होगी। जब अलग अलग रीजन से जो बच्चे आते हैं, जिनकी अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे मेन एम हमारा जो CATC कैंप का होता है वो होता है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को इनकलकेट करना। डिसिप्लिन के थ्रू हम लोग टाइमली शेड्यूल्स बच्चों का ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं सर, जिसमें कि जूनियर विंग से भी बच्चे हैं और सीनियर विंग से भी बच्चे हैं। इस कैंप का जो मेन एम है उसमें सर NCC के बच्चों के अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो उनके गट्स हैं वो उनको डेवलप करना है कि किस तरह से वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं और उनके अंदर जो आर्मी से रिलेटेड जो भी भावनाएं हैं या फिर वो अगर आर्मी के फील्ड में जाना चाहते हैं उसको भी इम्प्रूव करना है। वहीं विभिन्न जिलों से आए NCC कैडेट्स ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ अनेक गतिविधियाँ आयोजित करवाई जाती हैं जिनका उन्हें भविष्य में भी लाभ मिलेगा। मैं जूनियर विंग से हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट कैंप है एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये कैंप बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम डिसिप्लिन से हमारी रूटीन फिक्स्ड होती है, हमें पता होता है कब क्या करना है, जिसकी वजह से जो डिसिप्लिन है इतना अच्छा हो जाता है हमारा। और इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के कारण हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमें पता लगता है कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है। तो इस कैंप से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और NCC ने मेरी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने मुझे यूनिटी एंड डिसिप्लिन का सिखाया। और मैंने NCC मेनली OTA, आई वांटेड टू जॉइन OTA, तो इसलिए मैंने NCC को ज्वाइन किया है। आई वांटेड टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, डिसिप्लिन, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आगे जाके मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। NCC जो सशक्त माध्यम है, NCC से हमें बहुत कुछ मिलता है जो कि हमारे आगे काम आ सकता है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि पराली के प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पराली वाले क्षेत्रों में बेहतरीन मशीनरी जो पराली को किसान को अगली फसल बोने से पहले प्रबंधन कर दे,
उसका प्रयोग क्लस्टर बनाकर करना चाहिए तथा इसके लिए केंद्र सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश व बजट का प्रबंध भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा से कई गुना ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, जबकि दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण के लिए वहां की औद्योगिक इकाइयों अधिक जिम्मेवार हैं। वे भिवानी में कार्यकर्ताओं के संबोधन कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब आपकी जीरी की कटाई होती है और उसके बाद गेहूं की बुआई शुरू होती है, मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते उसके अंदर हैं, और ख़ास तौर पर जो मशीन से जो जीरी कटी होती है उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है, जो पराली को जलाने, स्टबल बर्निंग जिसको कहते हैं। तो इसमें ज़रूर काफ़ी हुआ है, लेकिन और करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा फोकस ऐसा लगता है कि उसके इस्तेमाल के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको वहाँ से निकालने का और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का कोई भी तरीका उसका हो सकता है, उस पर काम अभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी की सारी खप जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता हो पाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किसानों को 50% मुनाफे का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 14 मुख्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर केंद्र सरकार से भी आगे बढ़कर कार्य कर रही है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान जैसे मुद्दों पर कार्य करके अपने वायदों को पूरा किया है। जो इस प्रकार से स्वामीनाथन कमीशन का लागत पे 50% करके करने का था, वो भी किया। हरियाणा में तो बल्कि 13 या 14 फसलों पे MSP दी जा रही है। लेकिन मैं किसान की आय को बढ़ाने का तरीका मैं सिर्फ MSP को नहीं मानता, उसके लिए जो आपका मूल आधार है कृषि का, उसको बदलना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे स्थान बनाने की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की बात हो, तो उन सारी चीज़ों पे, और मैं वैसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशन धारकों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने को बढ़ावा देने के लिए DLC अभियान 2 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पेंशन प्राप्त करने वाले के बीच डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधाजनक और सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार के सभी पेंशन धारकों के साथ साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से DOPPW ने पिछले वर्ष नवंबर में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इस वर्ष पहले से 3 सितंबर तक देश के 100 शहरों में पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों इत्यादि के सहयोग से 50 लाख पेंशन धारकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ में इसी अभियान के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आज और कल विशेष शिविर लगाए गए। चंडीगढ़ में पेंशन धारकों को इस अभियान के अंतर्गत सूचना युक्त शिविरों में भाग लेने और डिजिटल सबमिशन प्रक्रिया को जानने के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लाइफ सर्टिफिकेट ये सबमिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रगतिपूर्ण और बहुत ही एक अच्छा कदम है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जिनका एग्रीमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो हमने भी इस जो क्रिया में अपने आप को शामिल किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मोर देन 2000 पेंशनर्स हैं और ये सभी इस स्कीम के लाभान्वित होंगे। वहीं आज शिविर में पहुंचे पेंशन धारकों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। कभी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, तो उससे कभी भूखे करना बुजुर्ग बंदे हैं तो नहीं हो पाता था। आज मुझे अच्छा लगा कि मतलब ऑनलाइन सब काम हो जाएगा, घर बैठे सब काम हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। बड़ी खुशी हुई और यहाँ के पता चला कि बगैर लाइन के और बड़े कम समय में ये ऑनलाइन हो गया, तो इससे हमारा टाइम भी बचा, समय भी और आने जाने का फ्यूल भी बच गया। मेरे विचार में ये एक ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जिसको आम शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि आगे जब हम आते थे यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, इट वाज ऑल धक्का मुक्की, पहले मेरा। नाउ इट इज सेविंग लॉट ऑफ टाइम, जिससे एनर्जी बचेगी, फ्यूल बचेगा।
पंजाब विश्वविद्यालय स्थित एसबीआई के शाखा प्रबंधक अनुराग वर्मा ने डीडी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि शहर में एसबीआई की विभिन्न शाखाओं पर लगाए विशेष शिविरों में जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करवाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर। हमने जो पेंशन विभाग ने हमारे को गाइडलाइंस दी थी उसके हिसाब से हम ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं जीवन प्रमाण का और आधार का। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कस्टमर अपने घर पे ही जो पेंशनर है वो खुद कर सकता है, उसको ब्रांच विजिट की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बच रहा है। और जो एक भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत मुहिम थी उसको हम सार्थक कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा पदक तालिका में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। शूटिंग के पहले दिन हुए मुकाबले में सागर भार्गव ने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि ओलंपिक का कोटा प्राप्त कर चुके सर्वजोत सिंह ने सिल्वर मेडल प्रदेश को दिलाया। हरियाणा की हॉकी की महिला टीम की खिलाड़ियों ने शानदार खेल का परिचय देते हुए ओडिशा को 7-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। हरियाणा तीरंदाजी की तीनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के कुश्ती के मुकाबले में 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश ने गोल्ड, 77 किलोग्राम भार वर्ग में विकास ने, जबकि 125 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित मलिक ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। इनके अलावा 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित पुरा ने, 86 किलोग्राम भार वर्ग में राकेश ने, 76 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने, 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वाति बेरवाल ने, 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी ने प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते। 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता आरजू ने हरियाणा सरकार और खेल नीति की जमकर तारीफ की। वहीं जूनियर कोच अनिल कुमार ने भी हरियाणा सरकार और खेल नीति को खिलाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जूनियर और सब जूनियर लेवल से ही बेहतरीन खिलाड़ी तैयार कर रही है। हासिल किया है, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी है यहाँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया और अपने राज्य का नाम रोशन किया। और मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके भी अपने देश का नाम रोशन करूँ और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे कोच, मेरे माता पिता, मेरे गांव के लोग सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया है। हरियाणा में जो भी बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में कुश्ती, जूडो, चाहे जो भी हो, जो भी बच्चे मेडल लेके आते हैं उनका पूरा सहयोग करती है, उन्हें कैश अवार्ड देती है, नर्सरियाँ चला रखी हैं। ये मेरे पास वहाँ बोरिया खेड़ा स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है और इस लड़की से मुझे ओलंपिक लेवल में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। और भगवान ने चाहा तो जनवरी में अभी आगे हमारी एशिया चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल है जिसमें से ओलंपिक क्वालिफाई होना है। हरियाणा की जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने का एक रीज़न किया कि हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों के लिए छोटे पौध को तैयार करने के लिए नर्सरियाँ, जैसे छोटी नर्सरियाँ होगी और जैसे छोटे से जूनियर, सब जूनियर से लेके कैश अवार्ड देते हैं। इसीलिए हमारे हरियाणा के प्लेयर बहुत आगे बढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। ये योजना इस वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही थी। इसके लिए आज प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।